बात की थी कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एज अ होम असाइनमेंट कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि आप 2-4 सवाल ऐसे हाथ से गुजारें ताकि आपको चीजों को इंटरप्रेट करना आ जाए। तो हम एक सेकंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे लेते हैं। ये आप स्लाइड में ओपन कर लेंगे क्योंकि यहाँ ये कुछ ओपनिंग मैंने पैराग्राफ डाले, आप जैसे एग्जामिनर कोई बात कर रहा होगा और साथ फिर उसके कुछ डेटा गिवन है। अब आपने इसके ऊपर एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट आपको दी, लेट्स अज्यूम ये 8 नंबर का सवाल है और उसने कहा कि इसके ऊपर आप पेस्टल एनालिसिस करें। तो आप ये वाला एरिया जो है ये आप देख लीजिए अपनी स्लाइड से, बल्कि ये यहां रहने देते हैं, जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो आप स्लाइड से देखें और आप इसको लिखना शुरू करें। ठीक है, यहीं आप अटेम्प्ट करें, इसको अटेम्प्ट करें और फिर मैं इसको टेकअप करूंगा। आप 15 मिनट लें, इसको लिखने की अपनी कोशिश करें, पूरा प्लान बनाएं और इस प्लान के अंदर आप इन स्लाइड्स को ये आपके पास अवेलेबल है, यहां से हेल्प लें ताकि आपको चीजों को लिंक करना आए कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपने पॉलिटिकल उसके अंदर कौन सी बातों को टेकअप करना है, फिर आपने बाकी इकोनॉमिक्स में कौन सी बातें करनी है। इस तरह आप स्लाइड को भले यूज करें, यूटिलाइज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप अभी क्लास में आपने मुझे फोकस नहीं करना, आपने ऑनलाइन बच्चों के लिए यही रखना है। ऑनलाइन के बच्चों के पास भी ये अवेलेबल है, आप जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो वहां से पढ़ लें और इसको यहां से पढ़ें और इसको कंटिन्यू करें। अब आपने इसको लिखना शुरू करना है, ठीक है ना। अब आपने इसको लिखना शुरू करना है, इसको परफॉर्म करें, फिर 1-2 कैलकुलेशन मैं टेकअप करूंगा कि आपने उसको किस तरह से इसके साथ लेकर चलना है।
हाँ लिखने की बारी है, ये तो सांस फूल गया ना, बस यही मसला, ऐसा कोई मसला नहीं। 50-50 है। अच्छा जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने शुरू किया था इस सवाल को, हम थोड़ा सा जरा कल वाली एक बात को पहले लिंक कर लें कि जब भी एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, जैसे कल ये क्वेश्चन था, एक डिटेल क्वेश्चन अगर आएगा, और एक तो है कि वो भी बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बना रहा हो, तो फिर तो ऑब्वियसली वो तो सवाल ही बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़े से भी बेहतर एनालिसिस वाले क्वेश्चन होंगे तो उनकी शक्ल सूरत ऐसी ही होगी जैसे हमने ये दो क्वेश्चन बनाए। लेकिन इसके अंदर कल हमने कहा था कि यार जब भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा ना, हमें मुख्तलिफ मॉडल्स में यही एनालिसिस करने, अब कम्बिनेशन चेंज होता रहेगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी ग्रोथ्स वगैरह कैलकुलेट करने की। ये मैंने कल भी आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मसलन सेल्स का डाटा किसी कंपनी का हमें दे दिया गया, और कितने ईयर्स का डाटा है ये? 6 साल का। ये उधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया अदनान साहब वाले, उसमें कभी नहीं पढ़ी। ये वहां भी ये बात आप पढ़ रहे होंगे कि वहां हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और वहां ग्रोथ कैलकुलेट करना, बल्कि मोर अप्रोप्रिएट एक से ज्यादा तरीकों से ग्रोथ कैसे कैलकुलेट हो सकती है, या आप उधर फाइनेंशियल वाले एरिया में भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन बहरहाल जितना एरिया जाहिर है मेरे वाले उसमें आ रहा है, वो मैं खुद से भी टेकअप मुझे करना है। मसलन किसी कंपनी का ये डाटा होता, सेल का ये डाटा है, और हो सकता है एग्जामिनर आपसे सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस करवा रहा हो और वहां 5-6 नंबर एलोकेट कर दे। इसका मतलब है अब इकोनॉमिक एनालिसिस को हम थोड़ा डिटेल में जाकर कर रहे होंगे,
तो कल हमने पढ़ा था कि सेल की अगर हमें ग्रोथ के ऊपर बात करनी पड़ जाए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं। हमने कहा था ऑप्शन नंबर 1 तो ये हम ईयर टू ईयर ग्रोथ कैलकुलेट करना शुरू कर दें, ठीक है ना। यानी 2017 से 2018 में ग्रोथ कितनी आई, तो ऑब्वियसली ईयर 2007 विल बिकम बेस ईयर। कितनी चेंज आएगी सेल में? 1 लाख। 1 लाख को हमने डिवाइड किया 2,50,000 से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो परसेंटेज में आ गया। ऐसे आंसर आ गया जी, इतने परसेंट आ गए, 40% आ गए। दूसरा तरीका क्या है, हम इसी ग्रोथ को इंडेक्स की शक्ल में बात करें, दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल, तो ये 1.4 आंसर आ रहा होगा, ये वही 40% आ रहा है। अब हम ऐसे कैलकुलेट करें तो कितनी ग्रोथ कैलकुलेट होंगी? 5, क्योंकि 1 साल तो बेस ईयर बन जाएगा ना, कोई 1 साल वर्क एज अ बेस ईयर, 5 ग्रोथ आ जाएंगी। अब आपकी मर्जी है, इंडेक्स नंबर की शक्ल में, दोनों बातें इसलिए बात कर रहे हैं, सम टाइम एग्जामिनर खुद ग्रोथ निकाल के दे देगा आपको। अब उसने लिखा जी ग्रोथ इन 1.4 1.3, तो आपको समझ ही ना आए कि 1 पॉइंट का क्या मतलब हुआ, तो दोनों पता लग गया आपको कि या परसेंटेज टर्म में हो सकती है या रिलेटिव टर्म में हो सकती है, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर की शक्ल में हो सकती है। एक बात हमने ये कर ली। एक हुआ नहीं, हमें इतनी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना, तो हमने कहा कि यार नहीं, एवरेज ग्रोथ क्या चली पिछले 5 सालों में, क्योंकि ये 6 साल हैं तो ग्रोथ तो 5 सालों की निकलेगी। तो एवरेज ग्रोथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास ग्रोथ के लिए है प्रेजेंट सेल यानी लेटेस्ट सेल और पास्ट सेल, जितने के दरमियान की आप एवरेज सेल निकालना चाहते हैं। सेल हो गई है 1 मिलियन, कहां से शुरू हुई? रेस टू पावर 1/n -1 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें यहां सिर्फ ये सीखना है कि n का क्या मतलब है। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्रोथ पीरियड, n इज नॉट नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत सारे फार्मूलाज में जब अदनान साहब वाला एरिया आप कर रहे होंगे तो n का जिक्र आ रहा होगा नंबर ऑफ ईयर्स। इस फार्मूला में नंबर ऑफ ग्रोथ्स हैं, वो जब हम इंडिविजुअल निकालते हुए आ रहे थे तो तब भी 5 ही निकली थी। इसका मतलब है n हमेशा जितने सालों का डाटा गिवन होगा उससे 1 कम हुआ करेगा इस फार्मूला में। मतलब 6 सालों का है तो 5, n इज 5। अब ये एवरेज ग्रोथ निकल आई है ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। 5 सालों में, क्योंकि ये साल तो बेस ईयर बन गया, 5 सालों में एवरेज ग्रोथ कितनी है जरा कैलकुलेट कर दें। ये एवरेज आ गई। अब देखना पड़ेगा मेरे पास कितने मार्क्स हैं, मुझे कितना एनालिसिस करना है। हो सकता है सिर्फ एक डाटा देखे, बड़ा रेयर चांस है, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाहता है कि यार इस बच्चे की फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करने की स्किल कहां खड़ी है। वो कहता है यार ये डाटा था, इसके ऊपर आप फाइनेंशियल एनालिसिस की मुझे बता दें। सिर्फ यही डाटा है और उसने 5 नंबर दे दिए। लेट्स अज्यूम एग्जामिनर ये जो बड़े बड़े पेपर है ना, जो इंटरप्रिटेशन के पेपर हैं, जहां पे आपकी इंटरप्रिटेशन की स्किल चाहिए, इंटरप्रेट करने की स्किल चाहिए, यहां एग्जामिनर 2 टेक्निक लगाता है। टेक्निक नंबर 1, ज्यादा डाटा देकर कम मार्क्स एलोकेट कर दें। मतलब ये कहा जाए ये फाइनेंशियल एनालिसिस करें और 1 मार्क्स आपके पास है, डाटा 6 साल का है, वो तो नहीं यार बस 1 नंबर के लिए बात है। इसका मतलब है कुछ समराइज बात करें, कुछ सम अप करें बात को, तो मुझे चाहिए मैं एवरेज ग्रोथ निकाल दूं। यही डाटा है और उसने 5 मार्क्स एलोकेट कर दिए, तो मुझे चाहिए ईयर टू ईयर भी ग्रोथ निकालूं, फिर एवरेज भी निकालूं, फिर इंटरप्रेट करूं कि फ्यूचर क्या नजर आ रहा है। मतलब जरा निकालिए जी आप ईयर टू ईयर, जरा ग्रोथ निकाल दें जल्दी से। ईयर टू ईयर इंडेक्स नंबर की शक्ल में निकाल दें। दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो 1.4 आ गया था, पहला आंसर आ गया 1.4। दूसरा क्या आ गया? 1.14। तीसरा जी 1.14 आ रहा है, पक्की बात है। ओके, फिर आ गया 1 फिर 1 और ओवरऑल एवरेज क्या निकाली थी हमने? 32। अब जरा देखिए एक चीज का एनालिसिस करते हैं। ये वैसे उधर अदनान इसे इंशाल्लाह आपको डिटेल में कराएगा, वहां जरूरत पड़ेगी उनको इस एनालिसिस की। हमें क्या बात करनी चाहिए इसमें? मोस्ट रेलिवेंट फिगर कौन सी है? रिसेंट? नो, एवरेज इज मोस्ट रेलिवेंट, क्योंकि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है डाटा में। 40% ग्रोथ हुई, फिर 14% आ गई, फिर 50% हो गई, फिर 25% आ गई, फिर 33% आ गई। ग्रोथ फ्लक्चुएट कर रही है। अगर फर्ज करें, जरा तवज्जो करें, इस बात को समझें, पहले साल आती 1.4, फिर आती 1.5,
फिर आती 1.52, फिर आती 1.72, फिर आती 1.92। तो हम कहते हैं कि यार इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, एवरेज लेने का कोई फायदा नहीं है, यहां से आगे चलना है। तो मोस्ट रेलिवेंट ग्रोथ ज्यादा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही है। एक्चुअली हम तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, पास्ट की मदद से हम फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये डाटा मुझे बता रहा है कि यार इसकी रेलिवेंस खत्म हो गई है, कंपनी ग्रेजुअली कंसिस्टेंटली ग्रोथ में जा रही है, तो मुझे फ्यूचर झांकने के लिए इस फिगर से आगे चलना चाहिए। करंट लास्ट ग्रोथ मोर प्रिडिक्टेबल है फ्यूचर के बारे में रादर देन दिस डाटा। ये मुझे बता रहा है कि यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, इसी बैंडविड्थ में चल रहा है, यहां ये फिगर मुझे ज्यादा रेलिवेंट लग रही है। ये बात समझ आ रही है? अब इसका रिवर्सल लिखता हूं मैं। एक कंपनी थी 1.92 थी, फिर 1.72 हो गई, फिर 1.52 हो गई, फिर 1.5 हो गई, फिर 1.4 हो गई। कंपनी चाह रही होगी, जो बंदा इसकी फेवर में बोलना चाह रहा होगा वो कह रहा होगा यार इसकी एवरेज निकालें। नहीं नहीं, ये तो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग रेट है, इसको प्रिडिक्ट करें, यहां से प्रिडिक्ट करें कहां एवरेज रेलिवेंट हुआ, कहां एवरेज रेलिवेंट नहीं हुआ। ये बात समझ आ रही है? फिर एक और डाटा शेयर करते हैं। कंपनी चली जी 1.4, 1.5, 2.10, फिर 1.6, फिर 1.62। अब ये एक एक्सेप्शनल है, हमें या यहां से एवरेज निकाल लेनी चाहिए या यहां से निकाल। ये कोई एक्सेप्शनल है, ये कोई ऐसा ईयर है जो कि एक्सेप्शनल था, इसको निकाल के बात करनी चाहिए। जैसे कल के क्वेश्चन में मैंने आपको एक आइडिया दिया कि जनाब जो ऑनलाइन स्टूडेंट थे ना वो 100% हो गए, ये तो एक्सेप्शनल बात थी, ये तो लॉकडाउन की वजह से हो रहा था, इससे तो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, लॉकडाउन रिमूव हुआ, हो सकता था दोबारा 15% पे आ जाते, तो फिर हम कहते हैं यार ट्रेंड तो यही चल रहा है 10%, 12%, 15%, उस एक्सेप्शन को बुनियाद बना के तो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस बुनियादी फिलॉसफी को समझें कि आप पास्ट के डाटा से फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखना है कि फ्यूचर के लिए क्या चीज रेलिवेंट है। तो कोई एक्सेप्शन आ रही है तो ये रेलिवेंट नहीं है। मतलब यही सवाल अच्छा हो जाए, आप अपने पास दोबारा बनाए, मैं बनाकर दोबारा सेंड कर दूंगा कि ये दोबारा 12 से 15% आ जाए, तो पता चले यार ऑनलाइन का स्टूडेंट 12-15% है, इससे एवरेज निकालने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप इन सालों की एवरेज निकालें तो ये तो एवरेज कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक्सेप्शनल इवेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो असल में हमें उस बुनियाद को अंडरस्टैंड करना है जिस बुनियाद पर खड़े होकर हमने एनालिसिस करना है। जब तक आपका मिजाज ये नहीं बनेगा, जब तक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। मैं फिर वही करूंगा कि जब तक आप डर के, खौफ से या ये सोच के क्लास में बैठेंगे ना कि सर बताएं ना कौन सी चीज याद करनी है, तो कुछ समझ नहीं आएगी इस सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में आपने अपनी सोच को ओपन करने की कोशिश करनी है। आपने चीजों, अच्छा जरूरी नहीं है इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, आप दूसरी कर रहे हैं, दोनों ठीक हो सकती हैं। एग्जामिनर ने तो देखना है आपको लॉजिक बिल्ड करनी आ गई है, दैट्स इट। प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज का है, प्रॉब्लम सिर्फ राइटिंग का है, वरना आप इतने अच्छे अच्छे एनालिसिस कर रहे होते हैं सियासत में, बाकी चीजों में। इधर अभी कोई बहस शुरू कर ले, आप बेहतरीन एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन यहां लिख के करना पड़ रहा है, सिर्फ फर्क इतना है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं यहां से। UK Transplant Center UTC specialize in the care of patients with advanced end stage diseases. Each year they perform more than 2,000 transplant proceedings, including lung, this. UTC is considering to start operation in Pakistan as government has given approval to swab transplant. The country's first such scheme to allow patients to have access to organ from unrelated donors outside blood related. दुनिया भर में ज्यादातर डोनेशन के लिए उसूल क्या है? ब्लड रिलेशन डोनेट करेगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने एक स्कीम बनाई है जिसमें उन्होंने कुछ थोड़ा इसको रिलैक्स किया है, जिसमें नॉन ब्लड रिलेशन वाला बंदा भी एक खास पैटर्न पर आकर ऑर्गन डोनेट कर सकेगा, जिससे ऑर्गन अवेलेबल होंगे ताकि जो पेशेंट्स हैं वो इसको देख सकें। एक टाइम था, मतलब जस्ट आज से 10 साल पीछे चल जाए, 7-8 साल पीछे चले जाए, तो हमारी कंट्री में इसके ऊपर कोई रेगुलेशन अवेलेबल नहीं थी, और हम वो वाकयात सुनते थे कि डॉक्टर के पास गए और उसने गुर्दा चोरी कर लिया, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर ये बात हाईलाइट हुई, ये कुछ ये हमारे बिल्कुल, बल्कि ये नाम नहीं लेना चाहिए, चले गलत हो जाएगा, एथिक्स के खिलाफ हो जाएगी बात। तो हमारे करीब में एक हॉस्पिटल है जहां से ये मामला चला और वो फिर हाईलाइट हुआ, और फिर बेताशा फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ रूल्स बनाने शुरू किए। फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादा सख्त रूल बन जाते हैं, फिर उसके अंदर कहीं उसको रैशनलाइज किया जाता है। तो ये बाकायदा एक मैंने रियल सिनेरियो से एक क्वेश्चन को डिजाइन किया
तो अब यूटीसी सोच रही है कि यार पाकिस्तान में थोड़ा रिलैक्स हुआ है ये मामला, तो वाई नॉट हम पाकिस्तान में जाकर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाएं और वहां बिजनेस करें। द मूव बाय पाकिस्तान ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी हैज brought Pakistan on the list of few countries providing this facility in the field of organ transplant. Only few transplant centers are in Pakistan, so government has decided to announce tax holidays for foreign companies for next 10 years, and companies are allowed to transfer 50% of profit to parent country. ऐसे अच्छा जब सवाल बनेगा तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, तो असल में तो आंसर बता रहे हैं ना, हम तो खुद ही बता रहे हैं कि यार ये चीजें लिंक कर लें भाई। तो पता चला कि गवर्नमेंट का टिल्ट इस तरफ है, गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, और उन्होंने उन्हें दो फैसिलिटीज दी हैं। टैक्स हॉलीडेज का मतलब है टैक्स नहीं लग रहा, आप आए इस फील्ड में काम करें, आपने इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। सेकेंडली, क्योंकि फॉरनर आ रहा है तो उसका ये भी होगा कि अच्छा जी टैक्स तो नहीं देना, लेकिन क्या ये पैसा मैं अपने मुल्क में लेके जा सकता हूं? उसने कहा यस, 50% ऑफ द प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी कंट्री में वापस भेज सकते हैं। यस, लेकिन दुनिया भर में ये इससे ज्यादा की पाबंदी है। समटाइम तो आप कहते हैं, वो कहते हैं आए बिजनेस करें, पैसा अपने मुल्क में लेके जा सकते हैं। बस वो कहते हैं ना कि यहां इमिग्रेशन लें, यहां सेटअप बनाएं, यहां ग्रो करें, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अच्छा जी, फिर उसने कुछ डाटा आपसे शेयर किया। नंबर ऑफ किडनी पेशेंट 2019, 20, 21, 22, तो डाटा शो कर रहा है कि कंसिस्टेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम है और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। हेल्थ कार्ड एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, 5% लोगों के पास हेल्थ कार्ड थे 2019 में, फिर ये 20% पे चले गए, फिर ये 40% पे चले गए, फिर ये 50% पे चले गए। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ लोगों ने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाई, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। ये 10% थे, नहीं 5% नहीं, 10% थे, 15% थे, 20% है, 25% हो गए। अब सम टाइम एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको जर्नल सी अवेयरनेस भी है बिजनेसेस के बारे में। अच्छा जी, जीडीपी ग्रोथ आ रही है। फिर कुछ और फैक्ट्स उसने किए, उसने कहा हेल्थ अवेयरनेस इज वेरी लो एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट इन फैशन इन पाकिस्तान। वो कहता है हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुबह पार्क में जाएं तो खाली होते हैं, सैनमो में जाएं तो रश लगा होता है, दही बल्लों वालों के पास रश लगा होता है, गोलगप्पे खाने वाले लोग ज्यादा हैं। वो कहता है कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अलाउ इंपोर्ट ऑफ लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट एट सब्सिडाइज्ड ड्यूटीज। Climate of Pakistan is considered best for transplant surgery in Asia. 98% of the population of Pakistan cannot afford to go abroad for medical treatment. वो कहते हैं कुछ लोग हैं वो भी जाते हैं तो वापस नहीं आते, तो बाकी लोग अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज करवाएं। वो कहता है मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस इंटेंडेड टू कवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज नॉट रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान as no law of the land protect patient from medical negligence. वो कहता है ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में नहीं है कि अगर मेडिकल प्रोफेशनल की गलती से पेशेंट को नुकसान हो गया तो वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो ऑपरेशन से पहले एक परफॉर्मा लाता है, कहता है भाईजान आप मर भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, इस पे साइन करते हैं अगर आपने ऑपरेशन कराना है। नहीं तो भाई नहीं कर रहे हम, इसके रिवर्सल। आप समझ आइए, जबकि दुनिया की जो टॉप कंट्रीज हैं वो इसके बिल्कुल उल्टे हैं। एक डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस से कमाई हुई इनकम का एक बड़ा पोर्शन इंश्योरेंस करवानी पड़ती है कि अगर रिकवरीज का मेरी किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी को नुकसान हो गया तो फिर मेरे ऊपर जो डैमेजेस आएंगे वो मैं कहां से पे करूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप अपनी इंश्योरेंस करा लें, तो डॉक्टर एक बड़ी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज को पे करते हैं। वो कहता है ये वाला कानून भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो कहता है जनाब आप इसका फैक्टर एनालिसिस करें। बात समझ आई? अब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यार 1 by 1 हमने कौन सी चीज कहां फिट करनी है, हाउ टू प्लान योर क्वेश्चन। अच्छा, बाद दफा क्या होता है कि बच्चा सारी चीजों को ना एक ही तरफ लिंक कर देता है। नहीं, आपने सबसे पहले ध्यान में प्लान करने कितने एरियाज में हमने बात करनी है, 6। तो हमने कोशिश करनी है 6 के 6 एरिया में कोई बात आ रही हो, कुछ चीजें होंगी ओवरलैप होती नजर आ रही होंगी, तो आपने देखना चाहिए मुझे पॉलिटिकल बात में 2 पॉइंट मिल गए हैं, ये बात पॉलिटिकल में भी आ सकती है और इकोनॉमिकल में भी आ सकती है, तो मैं इसको इकोनॉमिकल के लिए बचा लेता हूं क्योंकि मुझे 6 हेड में कहीं ना कहीं कुछ लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने ऐसे डिजाइन करना, अगर पूरा क्वेश्चन आ गया, फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहली टेक्निक ये है कि आपने हर हेड में कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है ना। मसलन हम दोबारा चलते हैं जी, सबसे पहले हमने कहा ना पॉलिटिकल हेड में हम क्या बातें करें,
गवर्नमेंट की पॉलिसी। अच्छा, अब हम चले गए कि अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा क्या बातें करें, तो हमने कहा कि यार आपको बताने के लिए ही तो ये स्लाइड्स बनाई हुई थी ना, कि ये वाली बातें चेक करें कि कौन गवर्नमेंट में है। ये बात इस सवाल में नहीं लिखी हुई कौन गवर्नमेंट में। हाँ, ये हो सकता था कि हम सवाल में ही लिख देते कि ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसका मेन कंसर्न हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम कहते अच्छा यार ये फलां गवर्नमेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। करप्शन लेवल इस सवाल में कहीं नहीं डिस्कस हो रहा। टैक्स पॉलिसीज डिस्कस हो रही है कि हमने टैक्स रिबेट दिया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का कोई जिक्र नहीं है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का है। अब हमने सोचना है कि इसको यहां लिखें या कहीं और लेकर जाएं, अभी नहीं हमने डिसाइड किया। हमने टैक्स पॉलिसी हाईलाइट कर लिया अपने ध्यान में। गवर्नमेंट सब्सिडीज है, इंपोर्ट, लेकिन फिर अगर तवज्जो रखें, मैं अभी आपको यही सिखा रहा हूं, आपने ऐसे कैटेगराइज करना है। हमें पॉलिटिकल हेड में बात करने के लिए एक बात मिल गई। हमने कहा जी गवर्नमेंट का टिल्ट इधर है, हमने कहा यार ये बात तो भी हमने इधर रख लिया, चलें आगे चले। फिर हमने कहा यार पॉलिटिकल तो हो गया, अब हमें दूसरी बात कहां करनी है, इकोनॉमिक। ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, ये तो कहीं नहीं गिवन है। जीडीपी गिवन है। जीडीपी बढ़ने से मतलब है लोगों की पेइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। एक इकोनॉमिक में हम ये बात ले सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि एक बात लिखी हुई है कि एक्सचेंज रेट लिखा हुआ, क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, वो हम गवर्नमेंट पॉलिसीज में लिखेंगे, वो हम गवर्नमेंट पॉलिसीज में लिखेंगे। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ना, टैक्सेशन से रिलेटेड ही बात हो रही है। अच्छा जी, अब जरा गौर करें, इकोनॉमी में इस सवाल में एक जीडीपी ट्रेंड में नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है, सॉरी 98% ऑफ द पाकिस्तानी कैन नॉट अफोर्ड, ये भी हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने डिसाइड नहीं किया। हमने कहा चले ऐसे सोचते हैं। हमने कहा यार एक ग्रोथ रेट नजर आ रहा है और एक दूसरी बात नजर आ रही है कि गवर्नमेंट ने, अब हालांकि वो हम गवर्नमेंट में भी लिख सकते थे, हेल्थ कार्ड नजर आ रहा है। कि हेल्थ कार्ड का क्या मतलब है कि ये महंगा इलाज तो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पर हो जाएगा, हेल्थ कार्ड पर हो जाएगा। इसका मतलब है पेशेंट्स अफोर्ड कर सकेंगे, चाहे किसी ने प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है या उसके पास गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है। तो मतलब यहां हम उस बात को फिट करने का जहन बना रहे हैं। फिर हमने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, यहां तो स्लाइड खोल खोल के दिखा रहे हैं ना। तो फिर आगे चले, हम सोशल पर गए। सोशल पर लाइफस्टाइल एक एलिमेंट था। इसका मतलब है वो जो बात लिखी हुई है कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो हम यहां पर लाकर फिट कर सकते हैं, सोशल में वो वाली बात ले आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, डेमोग्राफिक कहीं हमें गिवन है सवाल में, नंबर ऑफ पेशेंट को हम इंक्रीज डिक्रीज यहां डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नहीं नजर आ रहा, कोई एक पॉइंट चाहिए मिनिमम, हमें एक मिल गया, दो मिल गए। हमने कहा ओके, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव। अब देखें, वो जो सब्सिडी वाली बात थी वो हमें पॉलिटिकल से निकाल के यहां ले आनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंपोर्ट होने का गवर्नमेंट इंडिया दे रही है। एक है मैं उसे पॉलिटिकल में लिख लूं, ओके लिख लिया, फिर मुझे यहां देखना यार मेरे पास यहां कोई और बात बची है लिखने के लिए, तो पता चलेगा यार यहां तो फिर कुछ नहीं बचेगा, तो मैंने उसको सेव करके इधर उठा कर लिया है। एक्चुअली ये स्किल प्लानिंग के टाइम आपके काम आनी है। और देखें जी, और कोई बात हमें नजर आ रही है, वही एक बात है जो हम टेक्नोलॉजी से लिंक करके जबरदस्ती इधर लेकर आ सकते हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल में भी जा सकते थे अगर सवाल में लिखा हो तो। अब सवाल, क्योंकि अब आपने इस सिनेरियो पर गुफ्तगू करनी है ना, इस सिनेरियो पर अगर वो कहता कि सर्जिकल में हम कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, फिर हम वो बात यहां पे वैसे भी लाते हैं। अच्छा जी, फिर ये क्या आ गया जी, एनवायरमेंट, वेदर, क्लाइमेट। अब एक बात लिखी हुई थी कि एशिया में सबसे बेहतर क्लाइमेट तस्वुर किया जा रहा है कि ये इस तरह की ट्रांसप्लांट सर्जरीज के लिए। हम इसे बड़ा पॉजिटिव लिखेंगे, बल्कि हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो जाए और बाकी सर्कमस्टांसेस इंप्रूव हो जाए, तो बाकी कंट्रीज के लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आ सकते हैं अगर अच्छे हालात हो जाए। हमने कहा यार ये वाली बात ना इधर के लिए सेव कर लिया। एग्जाम में आप जब पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर ही हिंट लिखते जा रहे हैं कि ये मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया, ये यहाँ डिसाइड। यू हैव टू स्पेंड 2 or 3 minutes ऑन प्लानिंग साइड ऑफ योर क्वेश्चन, फिर लिखना शुरू करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या बच गया जी, लॉस, वो जो प्रोटेक्शन वाले लॉस की बात हो रही थी, ठीक है, उसके ऊपर हमने वो वाली बात यहां लिख देंगे। इसका मतलब है ऐसे हम हर हेड में कोई एक पॉइंट आइडेंटिफाई करने में कामयाब होंगे। बात समझ आ रही है। लेट्स अज्यूम एक हेड का कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है और नीचे कहा हुआ है पेस्टल एनालिसिस करें। फिर हम कहेंगे कि ये चीजें हमें देखनी चाहिए,
ताकि पता चले कि बच्चे को पता है कि इस पॉइंट को अंदर ये वाली बातें आनी थी, ठीक है ना। मतलब लॉज से रिलेटेड कोई बात ना होती तो फिर हम लिखते हैं क्या, रेगुलर लॉज हमें देखने पड़ेंगे, वहां क्या लॉज चल रहे हैं, क्या। ये स्लाइड हमें काम करेगी सारा, हमेशा हर तरह के सवाल को हैंडल करने के लिए ये डाटा आपका हेल्प करेगा। अब जी हमने सवाल पढ़ते हुए आइडेंटिफाई कर लिया, चीजों को इधर उधर लिंक कर लिया, अब लिखना शुरू किया। अब फिर शुरू कहां से करें, तो हमने कहा कि यार ये जो इंट्रोडक्शन के लिए हमने एक पैराग्राफ बचा के रखा हुआ था, क्या पैराग्राफ बचा के रखा हुआ था जी, कि पेस्टल एनालिसिस करते क्यों हैं, इसका मकसद क्या है, यहां से आगाज करेंगे, ठीक है ना। पेस्टल एनालिसिस क्या करने की रीजन क्या थी, ये हमने एक पैराग्राफ ओपन रखा हुआ था अपने लिए, ये लाइंस हमने यहां से उठा ली। पेस्टल एनालिसिस इज अ टूल टू यूज एनालाइज एक्सटर्नल दिस, और फिर हमने एनालिसिस करना। अब सवाल में आखिरी बात ये भी आपने देखना है, अगरचे हमारा आई कैप इतने अच्छे सवाल नहीं बनाता, लेकिन जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता बनाने शुरू करेगा। हो सकता है कोई एक सवाल बना ले, वो ये भी हो सकता है कि वो आपको अज्यूम करे कि आप इस यूटीसी कंपनी के लिए एज ए एडवाइजर काम कर रहे हैं, और कहे कि यार आप यूटीसी के बोर्ड को रिपोर्ट लिखें, देन योर आंसर मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। फिर ये रिपोर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप एड्रेस कर रहे हो, फिर ये आंसर रिपोर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके ऊपर भी मैं आपको एक दो सवाल बता दूंगा कि क्या करना है, और रिपोर्ट का ओपनिंग पैराग्राफ कैसे बनाकर, और फिर बाकी आगे आपने सवाल उसी तरह सॉल्व कर देना है। रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट को एड्रेस बनाते हैं और कहते हैं जी वर्किंग शार्ट अटैच है रिपोर्ट के, तो फिर सारा सवाल नॉर्मल वे में सॉल्व करके वो 2 लाइनें रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में लिख के दे आते हैं, काम हमारा ठीक हो जाता है। फिर उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा, कोई सेट फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा, सवाल पढ़ के प्लान करना पड़ेगा। अब अगर आप इन सवालों को घर जा जाकर सॉल्व नहीं करेंगे और खुद से इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स आप प्रॉब्लम में आएंगे। अब लाइक पेशेंट्स का डाटा गिवन है, तो आप पेशेंट में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड बता सकते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ वाला जो भी हमने देखा है। अब डिसाइड करना है यार पूरा एनालिसिस लगाना है, तो खाली इसके ऊपर इतने एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, कोई एक लगा दें, एवरेज ग्रोथ निकाल दें, दैट्स इट, या लास्ट ईयर की ग्रोथ निकाल दें, कोई एक टेक्निक लगाएं, ये सारी ठीक है। हाँ, खाली इसकी निकाल कर आ जाए तो ये ठीक नहीं है, ये तो रेलिवेंट नहीं है। आपके दिमाग में वो बात मौजूद हो कि पास्ट के डाटा से हम फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, हम इस डाटा को 2022, 23, 24, 25 के लिए लिंक कर रहे हैं, तो ये वाला पास्ट तो कोई रेलिवेंस नहीं है, पास्ट की कोई एवरेज रेलिवेंस हो सकती थी। हेल्थ कार्ड पेशेंट, इसको हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, इसका मतलब क्या बना कि अब अच्छा इसमें पास्ट की ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए, ये तो मिल गए इतने लोगों को, इसका मतलब है 75% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड नाउ, क्योंकि या उसके पास हेल्थ कार्ड है या उसने खुद इंश्योरेंस करवाई हुई है। अब खुदा ना खास्ता इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई है, तो पैसे तो इसने नहीं देने, इसका मतलब है ये शो कर रहा है अफोर्डेबिलिटी कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अब वो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड करती है इन पाकिस्तान। फिर ये वाली बात भी कि 98% लोग बाहर नहीं जा सकते, ये भी बता रहा है कि ये भी पॉजिटिव है इस बिजनेस के लिए। ऐसे आपने एनालिसिस करना है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये उस वक्त तक काम नहीं हो सकता जब तक आप लिखेंगे नहीं। जब तक बच्चे ये पूछ रहे थे ना, वो बड़े सबर आजमा वो लेक्चर थे जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था कि कहीं पहले मैं बेस बना लूं, और बच्चे रोज इस बॉडी लैंग्वेज से देख रहे थे कि यार ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, कि कैसे सवाल करना है। यहां तक आए बगैर हम सवालों को जाहिर फोकस नहीं कर सकते थे, एक मजबूरी थी, एक टॉपिक का एक सीक्वेंस था, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन अब रिकॉल करें वो 4-5 नंबर, वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया, चैप्टर 4 और 5 में कुछ चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा जीडीपी होती क्या है ये इतनी ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है ये नहीं पूछना, ऐसे लिंक होना इन चीजों में। एक जर्नली अवेयरनेस, मतलब एक बच्चा है उसने ये क्लास नहीं पढ़ी हुई, उससे नहीं समझ आएगी कि यार हेल्थ कार्ड और प्राइवेट इंश्योरेंस का मतलब क्या निकला, वो इसको ऐसे लिंक नहीं कर पाएगा कि ये असल में अफोर्डेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट है, कि ये महंगा ट्रीटमेंट है, और अगर ये ना हो तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर गरीब मुल्क है, अगर पर कैपिटा इनकम कम है, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये कोई बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो 20 लाख रुपए का लिवर प्लांट हो रहा है या ट्रांसप्लांट हो रहा है या 10 लाख का हो रहा है, तो यहाँ तो लोग अफोर्ड ही नहीं करते, तो लोग बेचारे दम कराते रहेंगे, दवाई नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो सारे पीर हमारे चल रहे हैं। तो वो कहता है कि
उसने उस वाली बात को रियल लाइफ से, अच्छा एग्जामिनर जब भी सवाल बनाएगा, लाइक अगर मैं अब ये आप समझे कि मैं एग्जामिनर था, मैं जैसे ही सवाल बनाने बैठा तो मुझे फौरन से एहसास हुआ कि यार मैं कोई लेटेस्ट बात करूं, ऐसे कोई थकी हुई बात क्यों करूं। एग्जामिनर हमेशा ऐसी बात ही कर रहा होगा। ये नई रेगुलेशंस थी सारी की सारी जो चेंज आई, उसको बुनियाद बना के मेरे ध्यान में बात आई। फिर ये हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड, ये बिल्कुल इसी गवर्नमेंट के अंदर होना शुरू हुआ। ऐसे ही एग्जामिनर जब भी बैठेगा तो वो यकीनन आज के एनवायरनमेंट में बैठ के सवाल बनाएगा। तो एक जर्नल सी एनवायरनमेंट, जर्नल सा हमारे जहन में बातें इकोनॉमी की होनी चाहिए, जो कि थोड़े से और सवालों को डिस्कस करेंगे तो ये आती चली जाएगी। लेकिन आप घर जाकर, अब जाहिर है मेरे से आप इस वीक के लिए फारिग हो गए, ये दोनों सवालों को दोबारा लिखें, प्लान करें, लिखें। पिछले वाले सवाल को भी ऐसे ही पहले प्लान करें। अच्छा, इस सवाल में तो हम सिर्फ फाइनेंशियल को जरा लिंक करना सीख रहे थे, यहां हमने नॉन फाइनेंशियल डाटा भी साथ डालना शुरू किया, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मंडे को आएंगे तो कोशिश करेंगे कोई एक दो सवाल और मैं आपको डिजाइन करके दे दूं ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जी हमारा टेस्ट डे डिफाइन कौन सा है? हमारा ये वीक टेस्ट का वीक है, ये वीक टेस्ट का वीक है, ठीक है। टेस्ट इस वीक में टेस्ट होगा और पेस्टल एनालिसिस का टेस्ट होगा। मैं एक सवाल और डिजाइन कर दूंगा, आप उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। और अगर मैं सवाल जल्दी डिजाइन कर पाया तो मैं स्लाइड जब भी दोबारा सेंड कर रहा हूं, इसका मतलब है इसमें कोई सवाल ऐड हो गया है, तो आप फिलहाल उसको देखते रहिएगा, ठीक हो गया जी। गर्मा गर्म समोसों की तरह सवाल आपको मिलते रहेंगे। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे।